Assalamualaikum. Welcome to Informational Institute CS 602 लेक्चर नंबर 10 मैथमेटिक्स फंडामेंटल्स। सबसे पहले हमारे पास इसमें बताया हुआ है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। मैट्रिसेस, सिंपल मैट्रिक्स ऑपरेशन, बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है, मैथमेटिक्स से अबाउट है। पहले डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक हमारे पास क्या है, तो एक ऐसी नंबर्स की कलेक्शन, नंबर्स भी आ जाते हैं इसमें, वेरिएबल भी आ सकते हैं, जो कि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ रोज और कॉलम में अरेंज होते हैं। यूजुअली जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी पॉइंट में नहीं होते, 1 0 1 2 या 0 -1 -2 इस तरह की। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स जैसे अगर आप देख लें, हमारे पास इन्होंने मैट्रिक्स दिया है 1 है 0 4, तो अगर हम सिंपल एक 1 की बात करेंगे तो हम ये कह देंगे कि ये मैट्रिक्स का एलिमेंट है। और मैट्रिक्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम्स हैं, उन्हें हम कह देते हैं कि ये इस मैट्रिक्स की डायमेंशन है। नेक्स्ट इन्होंने जैसे एक एग्जांपल में दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 2 कॉलम है और 3 रो हैं, तो हम इसको 3 × 2, इन्होंने सबस्क्रिप्ट में छोटा सा साथ दिया हुआ है 3 × 2। पहले हम रोज के नंबर लिखते हैं, उसके बाद कॉलम्स के लिखते हैं। इसी तरह उससे नीचे इन्होंने हमारे पास 2 रोज और 3 कॉलम को दिया हुआ है, तो 2 × 3। क्वेश्चन है कि अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज करें तो वो किस तरह का होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा हमारे पास वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। नीचे इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी दी है, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास वो होता है जो कि एग्जैक्टली जिसमें 1 कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स वो होता है जो कि हमारे पास सिंगल रो कंसिस्ट कर रहा होता है। और कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह यूज होता है। तो अगर हम कंप्यूटर ग्राफिक की बात करें तो ये हमारे पास जितनी भी ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है नेम्स फॉर मैट्रिक्स, तो हम उनका कोई भी नेम ले सकते हैं वेरिएबल में, अल्फाबेट्स में ABC, लेकिन हम हमेशा उसको, तो किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल अल्फाबेट से शो करेंगे। कोई भी नाम ABC आप रख लें, लेकिन वो हम कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि दो मैट्रिक्स तभी सिर्फ हमारे पास इक्वल होते हैं जब उनके नेम, सॉरी उनके अंदर जो है उनकी डायमेंशंस, रोज कॉलम्स इक्वल हों, और उसके अलावा उनके जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल हों। तो तभी हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास इक्वल हैं। नीचे उन्होंने कुछ एग्जांपल भी दी हैं मैट्रिक्स इक्वलिटी की कि क्या ये इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट मैट्रिक्स एडिशन है। कोई भी दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। जीरो मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अच्छा, और रूल फॉर मैट्रिक्स एडिशन, इसके कुछ उन्होंने कहा है यहाँ पे ऊपर। A+B = B+A कुमुलेटिव है हमारे पास। फिर A+0 = 0 + A आइडेंटिटी है, और फिर 0 + 0 = ये तो कॉमन सी है, आपको पता भी होगा। तो नीचे उन्होंने बताया कि फर्स्ट रूल जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है। ये हमेशा एमसीक्यूज में आ सकता है कि हमारे पास मैट्रिक्स एडिशन जो है वो क्या होता है, तो वो कम्यूटेटिव होता है। नीचे इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी दिया है कि हमारे पास इन्होंने एसोसिएटिव का कहा है कि A+B+C और A+B+C, क्या ये इक्वल है, नहीं तो ये इक्वल है। फिर मैट्रिक्स एडिशन कुछ प्रैक्टिस है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। स्केलर क्या है कि आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके आउटसाइड पे कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल कुछ भी गिवन है, तो उसको आप उस मैट्रिक्स से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि आप उसके हर एलिमेंट के साथ उस जो स्केलर गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये है कि आप अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका नेगेटिव लेना है, तो उस तमाम मैट्रिक्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन है, तो जैसे एडिशन के लिए रूल था वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए है कि हमारे पास A और B को हम तभी दो मैट्रिक्स को माइनस कर सकेंगे जब उनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों। फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ये होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें उसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम जो उसकी नंबर ऑफ रोज हैं उसको चेंज कर देंगे नंबर ऑफ कॉलम में, और जो नंबर ऑफ कॉलम है वो चेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज में, जैसे उन्होंने एग्जांपल भी दी है। फिर रूल फॉर ट्रांसपोज के
अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास दोबारा से जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था वही आता है। नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास रो मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो कॉलम आ जाता है, कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो रो मैट्रिक्स आ जाता है। फिर नीचे इन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। फिर इन्होंने वेक्टर का बताया है हमारे पास प्रोजेक्शन वेक्टर्स हमारे पास डिफाइन करता है लेंथ और डायरेक्शन, लेकिन पोजीशन हमें नहीं बताता। अच्छा, वेक्टर प्रोजेक्शन हम किस तरह ले सकते हैं वेक्टर की प्रोजेक्शन, तो इन्होंने बताया हुआ है कि जब हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो किस तरह लेंगे, ये जैसे डायग्राम में है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस पे लेंगे तो हम सिंपल जो एक्स वाली वैल्यू है वो लेंगे और साथ में दूसरे एलिमेंट तमाम को ज़ीरो कर देंगे। फिर जब हम प्रोजेक्शन लेंगे एक्स जी प्लेन में तो एक्स और जी दोनों वैल्यूज़ को रखेंगे, मतलब इस तरह उनके दरमियान में आ जाएगा और वाई की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, एक्स और जी की वैल्यू आ जाएंगी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या लेंथ उसे हम कहते हैं, हम किस तरह फाइंड करते हैं कि हमारे पास एक जो हमारे पास वेक्टर गिवन होगा उसकी एक्स की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, फिर वाई की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे और उनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, शार्ट में हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आप इन वेक्टर गिवन होते हैं, आप इनका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, या कोई भी वेक्टर गिवन होते हैं और वो कहते हैं कि आप प्रोजेक्शन फाइंड कर लें। तो प्रोजेक्शन बहुत सिंपल है, अगर आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्शन फाइंड करनी है तो एक सिर्फ वाई जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी, बाकी सारी जीरो हो जाएंगी। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग करनी है तो सिर्फ वाई वाली वैल्यू आ जाएगी, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर वाई जी के लॉन्ग करनी है तो वाई और जी के दरमियान हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और वाई और जी की वैल्यूज को रखेंगे और एक्स की जीरो कर देंगे। अच्छा, नीचे इन्होंने वेक्टर का बताया कि हम उसको डायरेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं। जैसे हमने कहा है कि वेक्टर हमारे पास लेंथ और डायरेक्शन देता है, पोजीशन नहीं देता, तो हमने लेंथ भी उसकी फाइंड करना सीखनी है कि हम उसकी लेंथ किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और हमने उसकी डायरेक्शन का भी पता करना है कि हम डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ का फार्मूला ऊपर ये मैंने आपको बता दी है, नीचे वेक्टर की डायरेक्शन है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई और वी एक्स। उसके y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट, फिर उसका इनवर्स लेंगे tan का, तो वो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो हम कह देंगे कि ये वेक्टर की डायरेक्शन है। अच्छा, नीचे इन्होंने बताया कि जो हम 3D मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरह फाइंड कर सकते हैं। जब हम 2D की बात करते हैं तो वो x और y एक्सिस के अलॉन्ग होती है, जब 3D की बात करते हैं तो साथ में z एक्सिस भी अलॉन्ग आ जाता है। तो जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो तो सिंपल, हम जैसे x का स्क्वायर लेंगे, y का स्क्वायर लेंगे, उसी तरह z का स्क्वायर लेकर और उनको ऐड कर देंगे और फिर स्क्वायर रूट। लेकिन जब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है कि हम जब हमारे पास अलग अलग एंगल पे एक्स वाई और जी के रिस्पेक्टिवली हमारे पास जो है वो पोजीशन आ जाएगी, फिर इसी तरह उसके एंगल भी हम डिफरेंट लेंगे कि अल्फ़ा की जब हम बात करें कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू वी एक्स ओवर, और फिर हम जो मैग्नीट्यूड लेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, जब बीटा है तो उसी को वाई से मैग्नीट्यूड और गैमा को भी हम जी और उसके मैग्नीट्यूड से। अच्छा, वेक्टर नॉर्मलाइजेशन है फिर हमारे पास। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि हम अ, उस वेक्टर को श्रिंक कर रहे हैं, मतलब उसको इतना स्ट्रेच कर रहे हैं, इतना कम कर देंगे कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारे पास वन आ जाएगा। किसी भी वेक्टर को हम किस तरह नॉर्मलाइज करते हैं, जैसे इन्होंने नीचे एग्जांपल दिए कि एक वेक्टर हमारे पास गिवन है और फिर हम सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का पता है कि हम एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जी का स्क्वायर लेकर तीनों को ऐड करेंगे और फिर अंडर द रूट लेंगे, तो वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3.74। फिर उसको नॉर्म कैसे करेंगे, जो वेक्टर गिवन है 1 2 3 उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास जो हमारे पास वेक्टर के तीन कंपोनेंट थे तो उनको अलग अलग डिवाइड करेंगे और हमारे पास इस तरह एक और वेक्टर आ जाएगा उसकी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। अब अगर इस वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लें तो वो हमारे पास वन के करीब आ जाएगा या वन आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये जो नॉर्म किया हुआ वेक्टर है उसका हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, 0.27 का स्क्वायर लेंगे, फिर 0.53 का स्क्वायर लेंगे, 0.80 का स्क्वायर लेंगे, तीनों को ऐड अप करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आता है 0.95, जो कि 1 के करीब है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर की नॉर्मल फॉर्म आ गई है।
फिर नीचे इन्होंने वेक्टर की सब्ट्रैक्शन दी हुई है, तो वो आपको पता है एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर हम माइनस कर सकते हैं। उसके एक्स कंपोनेंट में से एक्स वाला माइनस करेंगे, वाई में से वाई वाला माइनस करेंगे और जी में से जी वाला माइनस करेंगे। डॉट प्रोडक्ट, हम जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास एक स्केलर वैल्यू आती है। यानी हमारे पास जो एक्स वाले वेक्टर हैं आपस में उनको मल्टीप्लाई करेंगे, वाई वालों को आपस में करेंगे, जी वालों को आपस में करेंगे, फिर उनको ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास एक सिंगल स्केलर वैल्यू आ जाएगी। नीचे उन्होंने कहा है कि हमारे पास जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसकी इक्वल होता है, वेक्टर वन का मैग्नीट्यूड, वेक्टर टू का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ जाता है, जिसकी रेंज है 0 से लेकर पाई तक। अब इन्होंने कहा है कि हम डॉट प्रोडक्ट को ग्राफिक्स में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका इसलिए है कि जब हमारे पास कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि cos 90 पे जीरो होता है, तो वो होल जो उसका प्रोडक्ट है उसको जीरो कर देता है। तो हमें इस तरह पता चल जाएगा कि अगर हमारे पास आंसर जीरो आता है डॉट प्रोडक्ट का, तो हम कह देंगे कि हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरह लेते हैं, तो जैसे हम लेते हैं डिटर्मिनेंट, तो सेम उसी तरह इन्होंने डायरेक्ट उस डिटर्मिनेंट को एक क्लियर फॉर्म में आपको दे दिया। आप ये फार्मूला चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन अगर फार्मूला आपको नहीं याद तो आप डॉट प्रोडक्ट सॉरी डिटर्मिनेंट का जो किसी भी मैट्रिक्स का या कोई भी वैल्यू जो गिवन होती है उसको डिटर्मिनेंट जिस तरह लेते हैं, उसी तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर का ले लेंगे कि एक आई कंपोनेंट सबसे ऊपर वाले रो में लिखेंगे आई जे के, नीचे फिर वेक्टर वन के जो आई के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो आई के नीचे लिख देंगे, जे के अलॉन्ग जे वाला, के अलॉन्ग के वाला। फिर वेक्टर टू का लेंगे और फिर उसी को आप रो वन से या कॉलम वन से या किसी भी रो कॉलम से एक्सपेंड करके जो एंड पे हमारे पास वेक्टर आएगा वो हम कह देंगे कि वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास तब जीरो होता है जब कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये है कि उससे हमें ये पता चल सकता है कि आया दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल हैं या नहीं है। तो इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। ये एमसीक्यूज वाइज भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट में भी एक का क्वेश्चन आ जाता है इसमें लाजमी। तो अगर आपको लेक्चर की समझ आ गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।